एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी आंगन में। नमस्कार दोस्तों, मैं ममता रानी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल हिंदी आंगन में। और रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास वाचन चल रहा है क्रमानुसार। 3 वीडियोस हम लोग अपलोड कर चुके हैं और पहले में हमने पढ़ा था जो हमारी भूमिका है वो और उस पर आधारित लगभग 25 प्रश्न। दूसरी वीडियो में हमने जाना काल विभाजन, उसका परिचय। तीसरी वीडियो में हमने देखा आदिकाल की शुरुआत, प्रकरण 1 के अंतर्गत सामान्य परिचय। आज हम प्रकरण 2 पढ़ने जा रहे हैं आदिकाल के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे अपभ्रंश भाषा, उसका उद्भव, उसका विकास और उसमें रचित रचनाएं। तो आपको मेरी वीडियोस कैसे लग रहे हैं मुझे ज़रूर बताएं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक कर दीजिए वीडियो को और फिर चलते हैं अपनी जो है आदिकाल की पढ़ाई के साथ। तो कैसा लग रहा है आपको मेरे साथ, ज़रूर बताइए। अपने फीडबैक, अपनी प्रतिक्रिया मेरे साथ शेयर करेंगे तभी मुझे पता चल पाएगा कि किस तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं और कितना आपको बेनिफिट हो रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या कितना आपको समझ में आ रहा है। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं आदिकाल के अंतर्गत दूसरा प्रकरण, जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं अपभ्रंश भाषा या अपभ्रंश साहित्य। तो देखिए प्रकरण 2 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे अपभ्रंश काव्य। हम देखने जा रहे हैं कि अपभ्रंश आखिर में है क्या, ठीक है। तो इस पर आधारित कुछ तथ्य मैं आपको बताना चाहूँगी जो मैंने अपनी लाइब्रेरी से निकाले थे। हम लोग काफ़ी पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चंस हैं हमारे, देखिए कितने क्वेश्चंस हैं। सिर्फ हम आज एक पेज पढ़ने वाले हैं और एक ही पेज में से 39 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। एक भी प्रश्न मैं छूटने नहीं दूंगी, आप इस बात को निश्चिंत रहिएगा। देखिए अपभ्रंश के विषय में मैंने कुछ तथ्य निकाले थे तो मुझे लगा आपको भी बता देती हूँ। अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में प्राप्त होता है। लगभग ये आंसर सभी को पता है, लेकिन फिर भी बताना मेरी जिम्मेदारी है। दूसरा, पतंजलि ने व्याकरण प्रयोजन की जो चर्चा करते हुए बताया कि मलेच्छ ना हो जाए इसलिए व्याकरण पढ़ना चाहिए। आप इस शब्द को देखिए, ये शब्द लगभग 2018 या 17 का एक पेपर आया था, उसमें ये बना हुआ प्रश्न है कि मलेच्छ का अर्थ क्या है। तो मैंने वहाँ से निकाला क्योंकि ये अपभ्रंश से संबंधित है। मलेच्छ शब्द का अर्थ अपशब्द है, ठीक है। अपशब्द हम लोग बोलते हैं ना, मलेच्छ का मतलब होता है गंदा संदा रहने वाला, लेकिन वो मलेच्छ नहीं होता, क्योंकि आप जानते हैं कि जब क्षेत्रीय भाषा में कोई शब्द आता है तो वो लोग अपने हिसाब से उसको गढ़ लेते हैं। तो मलेच्छ का अर्थ होता है अपशब्द, यानी गलत शब्द। अपशब्द का ही विकृत रूप है अपभ्रंश। तो इस प्रकार अपभ्रंश क्या हुआ, अपभ्रंश हो गया अपशब्द, यानी जो प्राकृत भाषा थी उसको कहते कहते लोगों ने विकृत कर दिया था, बिगाड़ दिया था उसके रूप। जैसे अस्पताल को कहते कहते कुछ लोग अपस्ताल कहने लग जाते हैं, तो उसी तरीके से था, ठीक है। जैसे आपको उदाहरण भी दे रखा है, गौ साधु शब्द है परंतु उसका अपभ्रंश अपशब्द गावी, गौणी, गौता आदि इस तरीके से गौ साधु का कर दिया है। भर्तृहरि के वाक्य पदीय में संस्कारहीन शब्द को अपभ्रंश बताया गया है। तो भर्तृहरि ने अपना जो उनका वाक्य है उसके अंदर क्या बताया, जो संस्कारहीन होता है, जिसके अंदर संस्कार नहीं हो, वह अपभ्रंश है, यानी कि मलेच्छ है, ठीक है ना। प्रकृति का अर्थ असंस्कार रूप अर्थात निसर्ग किया गया है। इस तरह नैसर्गिक असंस्कृत भाषा प्राकृत है। तो यहाँ पर देखिए प्राकृत का हमें मिल गया कि प्राकृत क्या है, असंस्कृत भाषा। क्योंकि आप सभी जानते हैं प्रथम हमारी संस्कृत है, दूसरी हमारी पाली है, तीसरी प्राकृत है और उसके बाद हमारी अपभ्रंश है। तो ये सब क्या है, ये इसका विकृत रूप ही तो है। फिर यहाँ पर जो साहित्य होने लगा उस साहित्य शब्दों को यहाँ अपभ्रंश के अंतर्गत यूज करने लगे ये लोग। अपभ्रंश क्या थी, एक बोलचाल की भाषा थी, लेकिन बोलचाल को ना लेकर के जब साहित्य लिखा जाता था तो प्राकृत के शब्दों का प्रयोग करते थे। इसीलिए करते थे क्योंकि अपभ्रंश के जो शब्द थे साधारण बोलचाल के थे और उसमें जो काव्य लिखा जाए वो इतना प्रभावी नहीं होता था जितना प्राकृत के शब्दों को मिलाकर बनाया गया प्रभावी होता था। जैसे अभी के आप कविताओं को देख लें, दिनकर जी की हो, महादेवी जी की हो, जयशंकर प्रसाद जी की हो, तो उसमें तत्सम शब्दों की बहुलता क्यों देते हैं, वो साधारण बोलचाल क्यों नहीं रखते, जिससे कि हमारा काव्य प्रभावी बन सके। तो इन चीज़ों के पीछे ये सभी तथ्य हैं। तो चलिए हम लोग ज़रा अपनी बुक की तरफ चलते हैं और
ये प्रश्न भी हम अभी करने वाले हैं, बने रहिएगा आप वीडियो में। और आप इसी तरह निरंतर बने रहेंगे तो मेरे अंदर भी ऊर्जा बनी रहती है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर लिखा करें कि मैंने कैसा पढ़ाया, आपको कहीं त्रुटि भी नज़र आती है तो उसको भी आप, कोई सुझाव भी है तो उसको भी आप मुझे कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। तो चलिए आज अभी पढ़ते हैं हम लोग अपभ्रंश। जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा ना रह गई, देखिए पहले ना प्राकृत थी, आप यही जानते हैं कि जब से बोलचाल की भाषा ना रह गई, साहित्य की भाषा हो गई, तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। ठीक है, पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे पीछे यानी बाद में दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। इस पुरानी प्रचलित काव्य भाषा में नीति श्रृंगार वीर आदि की कविताएं तो चली ही आती थी। जैन और बौद्ध धर्माचार्य अपने मतों की रक्षा और प्रचार के लिए भी इसमें उपदेश आदि रचना करते थे। तो देखिए ये चीज़ तो हम पहले पढ़ चुके हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने सामान्य परिचय में भी पढ़ा, इस पर आधारित प्रश्न भी किए थे और दोबारा भी करेंगे। अब यहाँ से देखिए, इस पुरानी प्रचलित काव्य भाषा में नीति श्रृंगार वीर आदि की कविताएं तो चली ही आती थी। जैन और बौद्ध धर्माचार्य अपने मतों की रक्षा, यानी उनके जो विचार थे उनकी रक्षा के लिए और प्रचार फैलाने के लिए भी इनमें उपदेश देने आदि की रचना करते थे। क्यों करते थे आप बताइए? जैन आचार्य और ये लोग तो संस्कृत में लिखते थे, फिर इन्होंने अपभ्रंश में लिखना शुरू क्यों किया? इन्होंने इसलिए किया कि उस समय जनमानस यानी जनता की जो भाषा थी वो अपभ्रंश थी। अब इनके जो उपदेश थे, जो मत थे, अगर ये संस्कृत में लिखते तो वो लोग ना तो समझते, ना इंटरेस्ट लेते, ना पढ़ते और ना इनका धर्म का प्रचार होता। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपभ्रंश में लिखना शुरू कर दिया ताकि जो आम जनता है वो उस भाषा को समझ सके और उस भाषा में उनके मतों और विचारों, उनके रचे हुए ग्रंथों को पढ़कर उनको आत्मसात करे, उनके संस्कारों में ढल सके। तो ये इनका उद्देश्य था अपभ्रंश में लिखने का। ठीक है, आगे देखते हैं। प्राकृत से बिगड़कर जो रूप बोलचाल की भाषा ने ग्रहण किया। ठीक है, प्राकृत से बिगड़कर, ठीक है, जो रूप बोलचाल की भाषा ने ग्रहण किया वह भी आगे चलकर कुछ पुराना पड़ गया, यानी बोलचाल की जो भाषा थी वो भी आगे चलकर पुरानी पड़ गई, काव्य रचना के लिए रूढ़ हो गई। ठीक है, यानी कि काव्य रचना केवल प्राकृत के बिगड़े हुए शब्दों में, यानी जो काव्य रचना है वो पुराने शब्दों में ही हो रही थी, वो रूढ़ हो गई काव्य के लिए। जिस प्रकार हिंदी में तत्सम शब्द जो है वो रूढ़ है, आज भी यदि काव्य लिखा जाता है तो उसमें तत्सम शब्दों की बहुलता अधिक आपको मिल जाएगी। साधारण बोलचाल में काव्य बहुत कम लिखा जाता है। अपभ्रंश नाम उसी से चला है। ठीक है, अपभ्रंश नाम उसी से चला है और इसका अर्थ मैंने बताया विकृत, यानी अपशब्द, अपशब्द का विकृत अपभ्रंश। जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा या देश भाषा कहलाई। यानी जो अपभ्रंश है ना, अब ये देखिए प्राकृत की बिगड़ी हुई है। अपशब्द का मतलब यहाँ पे कोई गाली वाली नहीं है, आप लोग इसको अन्यथा ना लीजिएगा। अपशब्द का मतलब है जो प्राकृत के शब्द थे वो बिगड़ गए थे, वो विकृत हो गए थे, तो उससे एक नई भाषा का निर्माण हो गया था जिसे अपशब्द कहा गया और उनकी भाषा में अपशब्द को अपभ्रंश कहा गया। ठीक है, तो जब तक अपभ्रंश बोलचाल की भाषा रही तब तक तो वो देशी भाषा कहलाई। ठीक है, देश भाषा कहलाई। लेकिन जब अपभ्रंश के अंदर यानी ये जैनों और बौद्धों ने क्या किया, अपनी रचनाएं रचना शुरू कर दिया, तब वह क्या बन गई? वह साहित्य की भाषा हो गई और उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार हो गया। यानी बोलचाल थी तो विकृत रूप, अपशब्द रूप या जो मर्जी बोलते रहे, लेकिन जब साहित्य उसमें रचना होने लग गई तब इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया, अपभ्रंश। ठीक है, ये तो बात हो गई अपभ्रंश की। अब आगे चलते हैं। भरत मुनि विक्रम तीसरी शताब्दी, यानी तीसरी शताब्दी यहाँ दिया गया है, ने अपभ्रंश नाम ना देकर लोक भाषा को देश भाषा ही कहा है। तो इन्होंने अपभ्रंश नाम नहीं दिया, लोगों ने अपभ्रंश दे दिया बाद में, इन्होंने बाद में भी अपभ्रंश नाम नहीं दिया और इन्होंने लोक भाषा भी नहीं दिया। लोक भाषा को क्या नाम दिया? देश भाषा। बहुत बार ये प्रश्न बना हुआ है, इंपॉर्टेंट है कि भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है या लोक भाषा को क्या नाम दिया है? तो देश भाषा। वररुचि के प्राकृत प्रकाश में भी अपभ्रंश का उल्लेख नहीं है। ठीक है, अपभ्रंश का कोई उल्लेख नहीं है वररुचि के प्राकृत प्रकाश में। अपभ्रंश नाम पहले पहल वल्लभी जी, ये इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करते चलिए। वल्लभी के राजा धारसेन के द्वितीय। ठीक है, धारसेन प्रथम भी कभी कभी आ जाते हैं तो वो गलत होगा। जब कूट वाले आते हैं ना कि 2-3 आपको पंक्तियां दे दी रहती हैं और उसमें पूछता है कि कौन सा सही है, तब यहाँ पे आप प्रथम और द्वितीय का ध्यान रखेंगे। धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन, ठीक है, गुहसेन को भी याद रखिएगा, संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश, ठीक है, 3 भाषाओं का ज्ञानी बताया है, 3 भाषाओं का कवि बताया। किसने? धारसेन द्वितीय ने गुहसेन को।
भामा विक्रम 7वीं शताब्दी ने भी तीनों भाषाओं का उल्लेख किया है। तो भाभा ने भी 3 भाषा का उल्लेख किया है, प्राकृत, अपभ्रंश और संस्कृत। बाण ने हर्षचरित में संस्कृत कवियों के साथ साथ भाषा कवियों का भी उल्लेख किया है। इस प्रकार अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी में रचना होने का पता हमें विक्रम की 7वीं, यहाँ से लगाइए, अपभ्रंश का पता हमें कहाँ से चल रहा है, विक्रम की 7वीं शताब्दी में मिलता है। उस काल की रचना के नमूने बौद्धों की वज्रयान शाखा के सिद्धों की कृतियों के बीच मिलते हैं। ठीक है, बौद्धों की वज्रयान शाखा और सिद्धों के बीच में ही मिलते हैं, क्योंकि इन लोगों ने क्या किया था, अपने धर्म के प्रचार के लिए अपभ्रंश में लिखना शुरू कर दिया था। संवत 990 में देवसेन नामक एक जैन ग्रंथकार हुए, ये अंडरलाइन करते चलिए, 990 में देवसेन का समय है और ये जैन ग्रंथकार हैं। उन्होंने भी श्रावकाचार, किसका ग्रंथ है, देवसेन नाम की एक पुस्तक दोहों में बनाई। ठीक, यहाँ से 4 प्रश्न बनते हैं। देवसेन का समय 990, जैन ग्रंथकार हैं, श्रावकाचार इनकी रचना है जो कि दोहों में है, जिसकी भाषा अपभ्रंश का अधिक प्रचलित रूप लिए है। ठीक है, अधिक प्रचलित, जो प्रचलित हो गया था वही रूप इन्होंने रखा है अपभ्रंश का। देख लेते हैं देवसेन की पंक्ति, जो जीर्ण शासन भस्यु यो सो मई कहियु सारू, जो पालई सही भाव करी सो सरी पावई पारू। तो ये आती भी है, तो आप इसको रिलेट भी कर लीजिएगा कैसे भी करके। जो जीर्ण शासन भस्यु कि जो जिन भाषा में हम बोलते हैं वो देवों की भाषा है, या इस तरीके से हम कर लें तो देवसेन हो जाएगा। इन्हीं देवसेन ने दब सहाव पयास यानी द्रव्य स्वभाव प्रकाश, इंपॉर्टेंट है, नामक एक और ग्रंथ दोहों में बनाया। दब सहाव प्रकाश ये भी दोहों में है। ठीक है, श्रावकाचार भी दोहों में, जिसका पीछे यानी बाद में माइल धवल ने गाथा या साहित्य की प्राकृत में रूपांतरण किया। ठीक है, गाथा या साहित्य की प्राकृत जो थी उसमें रूपांतरण कर दिया। यानी कभी पूछा जाए कि दब सहाव पयास का अनुवाद किसने किया था, तो माइल धवल ने किया था। इसके बाद जो जैन कवियों की बहुत सी रचनाएं मिलती हैं, जैसे श्रुति पंचमी, कथा, योगसार, जसहरचर्यु, नय कुमार चर्यु इत्यादि, ये सभी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, जसहरचर्यु, नय कुमार चर्यु। ध्यान देने वाली बात यह है कि चरित्र काव्य या आख्यान काव्य के लिए अधिकतर चौपाई दोहे की पद्धति ग्रहण की जाती है। ये सारे प्रश्न आपको ऑप्शनल भी बन सकते हैं, लेकिन जिस तरह से मैं पढ़ा रही हूँ उस तरह से आपके जो प्रश्न है ना, तर्क और कथन वाले भी बनते हैं ना, वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो एक एक पंक्ति को बहुत ध्यान से हमें इसलिए पढ़ना है। जैसे देखिए यहाँ कहा गया है कि चरित्र काव्य या आख्यान काव्य के लिए अधिकतर चौपाई दोहे की पद्धति ग्रहण की गई। अब वहाँ पे दूसरी लाइन में देते चरित्र काव्य या आख्यान के लिए अधिकतर चौपाई की पद्धति ग्रहण की गई, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। दोहा चौपाई हमें दोनों याद रखना है कि चरित्र काव्य और आख्यान के लिए दोहा चौपाई। ठीक है, पुष्पदंत संवत 1019 के आदि पुराण और उत्तम पुराण चौपाइयों में पुष्पदंत क्या समय है 1029, इनका रचना है आदि पुराण और उत्तर पुराण, ये किस में है, चौपाइयों में। यहाँ दोहा नहीं है, ध्यान रखिएगा। उसी काल के आसपास का जसहरचर्यु यानी यशधर चरित्र भी चौपाइयों में रचा गया। ठीक है, चौपाइयों में है। आगे चलते हैं। आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका आंसर देने का प्रयास करूंगी। ये देखिए उनकी पंक्ति है, विणु धवलेण सईणु किम हल्लई, विणु जीवेण देहु किम चलई, विणु जीवेण मोख को पावई, तुम्हारी सु किम अपई आवई। इस प्रकार उन्होंने पंक्ति दी है। आगे देख लेते हैं। चौपाई दोहे की यह परंपरा हम आगे चलकर सूफियों की प्रेम कहानियों में, तुलसी के रामचरितमानस में तथा छत्र प्रकाश, ब्रजबिलास, सबल सिंह चौहान के महाभारत इत्यादि अनेक आख्यान काव्यों में भी पाते हैं। ठीक है, तो दोहा चौपाई आपने देखा ही है, रामचरितमानस सबसे बड़ा उदाहरण है, तो हम लोगों को ये भक्ति काल में मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म विकृत होकर, बौद्ध धर्म विकृत होकर, विकृत माने होता है परिवर्तित हो जाना, बिगड़ जाना, वज्रयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में बहुत दिनों से चल रहा था। ठीक है, कहाँ चल रहा था, पूर्वी भागों में चल रहा था। इन बौद्ध तांत्रिकों के बीच वामाचार अपनी चरम सीमा पर था। ठीक है, जो बौद्ध तांत्रिक थे, आप भी आगे देखिएगा सिद्ध कहाँ से निकले, ये बिहार से लेकर आसाम, यहाँ वाला जो क्षेत्र है ना, जो इंडिया का इधर वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर आपको बिहार मिल जाएगा, बिहार से लेकर यहाँ आसाम तक पूरे क्षेत्र में। ठीक है, ये मैं बता दूं, मुझे इतना अच्छा मैप तो नहीं आता है, लेकिन इधर आपका बिहार पड़ेगा और यहाँ पर आपका जो है सिक्किम पड़ जाएगा, लेकिन यहाँ पर आसाम पड़ता है। तो ये पूरा क्षेत्र इन्होंने कवर किया हुआ था बौद्ध तांत्रिकों ने।
अपनी चरम सीमा, ये बिहार से लेकर आसाम तक फैले थे और सिद्ध कहलाए। कौन सिद्ध कहलाए? कभी प्रश्न बन जाए सिद्ध कौन थे, तो सिद्ध वज्रयान संप्रदाय से निकले हुए बौद्ध तांत्रिक थे। ठीक है, 84 सिद्ध इन्हीं में से हुए। तो इनकी संख्या कितनी है? 84, जिनका परंपरागत स्मरण जनता को अब तक है। इन तांत्रिक योगियों को लोग अलौकिक शक्ति संपन्न समझते थे। ये अपनी सिद्धियों और विभूतियों के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ पर जो वज्रयानी जो सिद्ध कहलाए, सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा, तंत्र विद्या इनको बहुत ज़्यादा आती थी और लोगों को ये भ्रमित करते थे, डराते थे, उनको कहते थे कि आप ऐसा, मतलब आप लोग समझ ही सकते हैं, टोना टोटका तंत्र मंत्र ये सब इन सिद्धियों में पारंगत थे। इन तांत्रिक योगियों को लोग अलौकिक शक्ति संपन्न समझते थे। ये अपनी सिद्धियों और विभूतियों के लिए प्रसिद्ध थे। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी एक रचना है जो राजशेखर द्वारा लिखी है संस्कृत में, उसमें भैरवानंद नाम के एक ऐसे ही सिद्ध योगी का समावेश किया है। इस प्रकार जनता पर इन सिद्ध योगियों का प्रभाव विक्रम की 10वीं शताब्दी में ही पाया जाता है, जो मुसलमानों के आने पर पठानों के समय तक कुछ न कुछ बना रहा। बिहार के नालंदा और विक्रमशिला नामक प्रसिद्ध विद्यापीठ इनके अड्डे रहे। यहाँ अंडरलाइन कर सकते हैं आप कि सिद्धों के प्रमुख अड्डे कौन से माने जाते हैं, तो बिहार के नालंदा और विक्रमशिला विद्यापीठ। तो बख्तियार खिलजी ने इन दोनों स्थानों को उजाड़ दिया। तो बख्तियार खिलजी था, उसने नालंदा का विश्वविद्यालय और ये विक्रमशिला दोनों को उजाड़ दिया और तितर बितर हो गए। ये बहुत से भोट आदि अन्य देशों को चले गए। भोट ना यहाँ पे सिद्धों को कहा गया है, भोट आदि देशों को भोट में चले गए। और 84 सिद्धों के नाम यहाँ पर, 84 सिद्धों के नाम एक बार हमें ज़रूर पढ़ने हैं, बल्कि मैं कहूँगी महीने में 2-3 बार पलट कर आप इनको एक नज़र देख लें, क्योंकि कभी कभी प्रश्न बन जाता है। लेकिन जो मुश्किल हैं उनको तो आप बिल्कुल रट लीजिए। मुश्किल मतलब कि जो इम्पॉर्टेंट है, जो बार बार रिपीट होते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। एक लुईपा है, ये इंपॉर्टेंट बहुत है। विरूपा, डोम्बीपा, शबरीपा, सरप्पा। ठीक है, ये ज़रूरत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गोरछपा यहाँ पे गोरखनाथ को ही कहा गया है। ठीक है, और ये लुईपा, लीलापा, लीलापा बहुत कम पूछे जाते हैं। विरूपा, डोम्बीपा, सबरीपा, सरप्पा, कंकालीपा, मीनप्पा, गोरछपा और गोरंगीपा, वीणापा, शांतिपा, तंतीपा, चमरीपा, खड़गप्पा और नागार्जुन, कणप्पा, कर्णरीपा, थगनपा, नारोपा, शीलप्पा, ये सब नहीं पूछे जाते हैं। तिलोपा, छत्रपा, भद्रपा और दोंखधिम्पा, अजागीपा, कालपा, दोम्भीपा, है ना, ये अलग हैं। ये डोम्भीपा है, ये धोम्बीपा है। कंकणपा, कमरीपा, देंगीपा, भदेपा, तंधेपा, कुकरीपा। ठीक है, ये कभी कभी पूछने में आ जाते हैं। कुचप्पा, धर्मपा, महीपा, अंचितिपा, भल्लापा, नलिनपा, भूसुकुपा, इंद्रभूति, मोकोपा, कुठालीपा, कमरीपा, जालंधरप्पा, ये वही हैं जालंधर, गोरखनाथ के गुरु। राहुलप्पा, घरवरीपा, धोकरीपा, मेदिनीपा, पंकजपा, घंटापा, जोगीपा, चेलुप्पा, गुंड्रीपा, निर्गुणपा, जयानंत, चरपटीपा, चंपकपा, भीकनपा, भलीपा, कुमरीपा, चंवरीपा, मणिभद्रा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये योगिनी है। कनकलपा, ये भी इंपॉर्टेंट है, योगिनी है। कलकलपा, कतालीपा, धौरीपा, उधरीपा, कपालपा, किलपा, सागरमपा, सर्वभक्षपा, नागबोधिपा, दारिकपा, पुतलीपा, पैनपा, कोलापिलिपा, अनंगपा, लक्ष्मीकरा। यहाँ इंपॉर्टेंट है लक्ष्मीकरा। समुदपा, भलीपा। ठीक है, इस प्रकार हमने 84 पढ़े, लेकिन 84 के अंतर्गत ये 3 आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इनसे कई प्रश्न बनेंगे कि शुक्ल जी द्वारा मानी गई सिद्ध योगियाँ कितनी हैं, तो 3 हैं, जबकि नगेंद्र ने 4 मानी है। और अन्य भी हम लोग कई कई जगह पे 4 पढ़ते हैं, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो शुक्ल जी द्वारा जो 3 मानी गई हैं वो ये हैं। और पा जो है ना शब्द, जो सबके पीछे पा लगा हुआ है, तो ये आदर्श सूचक शब्द है। जैसे कि हम लोग जी बोलते हैं, पापा जी, भैया जी, मामा जी, तो उसी प्रकार से है ये। इस सूची के नाम पूर्ववर्त काल अनुक्रम से नहीं है, इनमें से कई एक समसामयिक भी थे। तो देखिए, काल क्रम अनुसार 84 लोगों को बता देना बड़ा मुश्किल शुक्ल जी के लिए था, तो उन्होंने लेकिन 84 के नाम जो है वो गिनाए हैं, पर काल क्रम अनुसार नहीं है।
वज्रयान शाखा में जो योगी सिद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए, वे अपने मत का संस्कार जनता पर भी डालना चाहते थे। इससे वे संस्कृत रचनाओं के अतिरिक्त अपनी वाणी अपभ्रंश मिश्रित देश भाषा या काव्य भाषा में बराबर सुनाते रहे। ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ कि सिद्ध योगी अपना संस्कार जनता पर डालना चाहते थे, अपना मत डालना चाहते थे। इसी कारण उन्होंने संस्कृत भाषा के अतिरिक्त अपनी जो वाणियाँ थी वो अपभ्रंश मिश्रित देश भाषा या काव्य भाषा में भी लिखी, ताकि जनता उनको साधारण तरीके से पढ़ सके और उसको ग्रहण भी करे। उनकी रचनाओं का एक संग्रह पहले महामहिम हरप्रसाद शास्त्री ने, अंडरलाइन कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है, हरप्रसाद शास्त्री ने बंगला अक्षरों में बौद्ध गानो दोहा नाम से निकाला। ठीक है, पीछे त्रिपिटकाचार्य राहुल संकृत्यायन है, ये भोट देश में जाकर श्रीलंका गए थे, ये वहाँ के बारे में जिक्र है। और उसके बाद तिब्बत नेपाल के क्षेत्रों में भी इन्होंने रिसर्च किया है सिद्धों पर, सिद्धों की और बहुत सी रचनाएं लाए। तो मैं आपको बता दूं कि राहुल संकृत्यायन जब वहाँ गए थे, तिब्बत की साइड में गए थे, तो वहाँ पे आपको पता है पहाड़ी एरिया है, और वहाँ पर उन्होंने जब जा कर के सिद्धों का जो है किया अध्ययन, और इतनी सारी पोथियाँ थी कि उनको पढ़ते रहे, लेकिन उन्हें लगा कि मैं यहाँ नहीं पढ़ पाऊँगा, इन्हें मुझे इंडिया ले जाना, भारत ले जाना है। तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वहाँ पर उनके लिए व्यवस्था नहीं थी। तो जो है 200 खच्चर या गधे उन्होंने व्यवस्थित किए और उन पर लाद कर वो कम से कम 400 पोथियाँ भारत लेकर आए थे। लगाइए अंदाज़ा, इतनी बड़ी रिसर्च राहुल सांकृत्यायन जी ने की है, तब जाके उन्होंने सिद्धों पर अपना जो है मत दिया है। और इसीलिए सिद्धों के जो विषय में है, इन्हीं का मत सर्वप्रथम माना जाता है, क्योंकि इनका जो शोध है बहुत ही ऑथेंटिक है। तो ये बात हम जानेंगे, तो ये भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। सिद्धों में सबसे पुराने सरय यानी सरप्पा हैं, सरोज वज्र भी उनका नाम है, जिनका काल डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य ने विक्रम संवत 690 निश्चित किया है। उनकी रचना के कुछ नमूने दिए जाते हैं। अंतर साधना पर जोर और पंडितों को फटकार कर कहते हैं, पंडे सयल सत्य बखाणे, देही रुद्ध बसंत न जाने, अमना गमन न तेन विखंडी, तो वीणिंजई भणई हाय पंडई। तो देखिए यहाँ से पंडित सल करके कर लीजिए कि सरप्पा को कुछ किसी तरीके से कर लीजिए कि पंडित जो है हर तरह की चीज़ों को सरप्पा ऐसे करके, कि वैसे मैं आपको बता दूँ तो शराब पी के शराबी, सरहप्पा जो है पंडित के किसी भी कार्य में नहीं बैठ सकता, अन्यथा ना लीजिएगा। बस इस तरह मैं थोड़ा सा रिलेट इसलिए करती हूँ ताकि ये पंक्ति कभी भी आ गई तो मेरी गलत नहीं होगी, तो मैं इस तरह से याद करती हूँ। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, क्योंकि इतना ही, देखिए सिर्फ मैंने आपको इतना पढ़ाया है, एक पेज ये और एक पेज ये, इतने ही पेज में हमारे 39 प्रश्न बन रहे हैं। उनको हम देख लेते हैं, धीरे धीरे पढ़ेंगे। एक पेज हम लोग कल पढ़ेंगे, क्योंकि मैं भागती नहीं हूँ, मुझे भागना नहीं है, मुझे रट्टा नहीं मारना है, मुझे ज्ञान अर्जित करना है, और ज्ञान अर्जन में वक्त लगता है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न देख लेते हैं। प्रकरण 2 अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न बन रहे हैं। प्रश्न 1, अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव कब से समझना चाहिए। आंसर है जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा ना रह गई। ठीक है, जब प्राकृत बोलचाल की भाषा नहीं रही, यानी दूसरी भाषा आ गई, तब से ही अपभ्रंश का बोलबाला हो गया। ये प्रश्न बने हुए हैं, इसलिए मैंने छोटे लिखे हैं कि गाथा और गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता है, दुहा या दोहा कहने से अपभ्रंश का बोध होता है। 4 पर देख लीजिए, प्राकृत से बिगड़कर जो रूप बोलचाल की भाषा ने ग्रहण किया उसे क्या कहा गया, अपभ्रंश कहा गया। अगला प्रश्न, जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही, पर जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। ये शुक्ल जी का कथन है। अगला देखते हैं, इंपॉर्टेंट लगाया है, देखिए मैंने, भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है, तो उन्होंने देश भाषा कहा है। अगला, अपभ्रंश नाम पहले पहल कहाँ प्राप्त होता है, तो वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में। अगला देखते हैं, गुहसेन, देखिए कौन है ये, धारसेन द्वितीय के पिता। गुहसेन को उनके पुत्र धारसेन ने कितनी भाषाओं का कवि माना है, 3 भाषाओं का, संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश। अगला प्रश्न, भामा ने कितनी भाषाओं का उल्लेख किया है, 3 भाषाओं का। ठीक है, वाणभट्ट ने हर्षचरित्र में संस्कृत कवियों के साथ किन किन कवियों का उल्लेख किया है, भाषा कवियों का। अपभ्रंश में रचना होने का पता किस शताब्दी से प्राप्त होता है, तो हमें 7वीं शताब्दी से प्राप्त होता है। संवत 990 में देवसेन द्वारा रचित ग्रंथ का क्या नाम था, तो ये था श्रावकाचार। और ये किस में रचा गया था, श्रावकाचार की रचना किस
छंद में हुई थी, किस ग्रंथ में नहीं होगा। मैं नोट्स बनाती हूँ तो बहुत सारे काम भी होते हैं, तो कभी कभी फ्लो में गलत हो जाता है। दोहो का, ठीक है, दोहो में होगा। देवसेन कौन थे? जैन ग्रंथकार थे। आगे देखते हैं। जो जिण सासन भस्यउ सो मई कहिउ सारू, बस इतना ही आता है। तो ये किसकी है? ये देवसेन की है, ठीक है। तो सास हमारी क्या कहती है? जो जिन सासन, जो जिन जिन की सासें बताती हैं, क्या बताती हैं? यही बताती हैं कि देव की पूजा करा करो, घर में सुख समृद्धि आती है। आगे देखिए, तो जो जो अपनी सास की बातें मानेंगी ना, कहना मानेंगी, उनके घर में समृद्धि आएगी। व्रत कीजिए, पूजा कीजिए, देवों की आराधना कीजिए और अपनी सास का कहना मानिए, है ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे हम भी सास बनेंगे ना। चलिए 16, दब सहाव पयास, द्रव्य स्वभाव प्रकाश, किसकी रचना है? देवसेन की है। आगे 17, दब सहाव पयास को गाथा या साहित्य में रूपांतरित किसने किया? तो माइल धवल। इसका प्रश्न कई तरीके से बन जाता है कि दब सहाव पयास का अनुवाद किसने किया? तो माइल धवल ने, ठीक है। तो इस प्रकार हमें याद रखना है। आगे देखिए, चरित्र काव्य या आख्यान काव्य के लिए अधिकतर किस पद्धति का प्रयोग किया गया है? चौपाई दोहे पद्धति का, ठीक है। आदि पुराण और उत्तर पुराण किसकी रचना है? तो पुष्पदंत की संवत 1019। अगला प्रश्न देखिए, आदि पुराण और उत्तर पुराण किस छंद में लिखी गई? चौपाई में। तो दब सहाव पयास जो है ये किस छंद में लिखा गया? दोहों में। आदि पुराण उत्तर पुराण किस में लिखा गया? चौपाई में। जसहर चरु या यशधर चरयु किसकी रचना है? तो पुष्पदंत की है। जसहर चरयु किस छंद में है? तो चौपाइयों में है। बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय भारत के किस क्षेत्र में फैला हुआ है? तो पूर्वी भागों में, बिहार से लेकर आसाम तक, ठीक है। आगे देखते हैं, बौद्ध तांत्रिक अपने वामाचार के साथ भारत के किन क्षेत्रों में फैले हुए थे? तो बिहार से आसाम तक। जो बौद्ध तांत्रिक बिहार से आसाम तक फैले हुए थे उन्हें क्या कहा गया? तो उन्हें सिद्ध कहा गया। सिद्धों की संख्या कितनी है? अच्छा, नाथ वगैरह कहाँ थे? नाथ इस तरफ थे, राजस्थान और गुजरात साइड में ना। जब नाथ पढ़ेंगे ना तब भी उनके बारे में पढ़ेंगे। सिद्धों की संख्या कितनी है? 84 है, ठीक है। 27वें प्रश्न पर हम पहुंच चुके हैं। सिद्ध अपनी किस कला के लिए जनता में प्रसिद्ध थे? तो अपनी सिद्धियों और विभूतियों के लिए, है ना। तंत्र विद्या तांत्रिक थे वो, तो तंत्र विद्या वगैरह दिखाते थे, जादू टोने करके दिखाते थे। और 28, राजशेखर ने कर्पूर मंजरी में किस सिद्ध योगी का समावेश किया है? तो भैरवानंद का। सिद्ध योगियों का प्रभाव किस शताब्दी के अंतर्गत पाया जाता है? विक्रम की 10वीं शताब्दी, ठीक है। सिद्ध योगी अभ्रंश कहाँ मिली थी हमें? 7वीं शताब्दी में, और सिद्ध योगी मिले 10वीं शताब्दी में। सिद्धों के अड्डे कहाँ माने गए? बिहार के नालंदा और विक्रमशिला नामक प्रसिद्ध विद्यापीठ। आगे चलिए, सिद्धों में सबसे पुराने कौन है? सरप्पा, जिन्हें सरोज वज्र, राहुल भद्र ये सब कहा जाता है। 32 प्रश्न, सिद्धों ने संस्कृत के अतिरिक्त अपनी वाणी अपभ्रंश मिश्रित देश भाषा या काव्य भाषा में कही है, क्योंकि वे जनता पर अपने मत का प्रभाव डालना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपभ्रंश को चुना। अगला प्रश्न देखते हैं, सिद्धों की रचनाओं का संग्रह सबसे पहले बंगला अक्षरों में किसने प्रकाशित कराया? तो महामहिम हरप्रसाद शास्त्री जी ने। और महामहिम हरप्रसाद शास्त्री द्वारा सिद्धों की वाणियों का संग्रह किस नाम से प्रकाशित कराया गया? तो बोधगानो दोहा। सरप्पा का काल डॉक्टर विनयतोष भट्टाचार्य जी ने क्या माना है? तो ये 690 माना है, ठीक है। 36 देखती है, पंडित सहल संत बखाणे देही रुद्ध बसंत न जाने, उपयुक्त पंक्ति किसकी? सरप्पा की है। मैंने बताया पंडित शराबियों से दूर रहते हैं, तो सरप्पा बहुत ही हमारे माने हुए हैं और बहुत सराहनीय हैं, लेकिन बस हमें रिलेट करने के लिए ऐसा कह दिया, अन्यथा ना लीजिएगा। शुक्ल जी के अनुसार 84 सिद्धों के अंतर्गत कितनी योगिना मानी गई हैं? तो 3 योगी मानी गई हैं, मणिभद्रा, कनलपा, लक्ष्मीकरा। इसको हम कमल से भी जो है रिलेट कर सकते हैं। का से कनकलापा, माँ से मणिभद्रा, ला से लक्ष्मीकरा, कमल, ठीक है। कलम कर लीजिए, कमल कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिद्धों के नाम के अंत में आने वाले पा शब्द का क्या अर्थ है? तो यह एक आदर्श सूचक शब्द है, जैसे हम लोग जी लगाते हैं। 39वां प्रश्न, सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसे प्राप्त है? लुइयप्पा को। और इस पर आधारित अभी बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, तो मेरी वीडियो में बने रहें। और देखिए, एक ही पेज से मैंने इतने प्रश्नों का निर्माण कर दिया। अब आप बताइए, क्या कोई भी पॉइंट छूटा? यदि मेरी मेहनत से सहमत हैं तो कृपया मुझे कमेंट करें, मेरी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, ठीक है। हमने आदिकाल आज पढ़ा, जिसमें हमने प्रकरण 2 के अंतर्गत सिर्फ 2 पेज पढ़े हैं, क्योंकि
उसी के अंदर इतना कंटेंट मिल गया कि बहुत लंबा वीडियो हो जाता और हमें बारीकी से बारीक चीज़ों को निकाल कर पढ़ना है, ना कि हमें भागना है। तो इसलिए प्रकरण 2 के अंतर्गत कई वीडियोज़ हो सकती हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं मैं स्कूल जाती हूँ, 3 बजे वहाँ से वापस आती हूँ और उसके बाद थोड़ा-सा आराम करके खाना खा के वीडियो रिकॉर्ड करना और फिर आप तक पहुँचाना, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं रिकॉर्ड करने के बाद, उसको एडिट करना होता है, फिर अपलोड करना होता है। तो काफ़ी सारी जद्दोजहद के बाद आप तक वीडियो पहुंचता है। और मेरी इस मेहनत को यदि आप लोग सार्थक बनाएं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उन्हें बेनिफिट मिल सके। और यदि मेरे पढ़ाए गए तथ्य से आपको थोड़ा भी बेनिफिट मिलता है, तो मेरे लिए ये मेरे अध्ययन को सार्थक बनाने जैसा होगा।